आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लैनेट में। जैसा कि पिछले में आपका एक सीरीज हो चुका है क्वेश्चन का, आज हम दूसरा सीरीज करने वाले हैं सौरमंडल का। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रैक्टिस को आप लगातार करते रहें, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाते रहें और कोचिंग द्वारा दिए गए जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं अकॉर्डिंग टू आप लगातार प्रयास करें। आप दिनों दिन उस पर प्रयास करें, जो भी आपको डाउटेज होते हैं उस टॉपिक को निकाल कर पढ़ें। हमने कहा था एनसीईआरटी को भी लगातार कवर करें। चलिए तो हम दूसरा इसका मॉक टेस्ट की ओर नजर आते हैं। जो आपको अगर ये टेस्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करें। जो इसमें नंबर दिया गया है ना, आपको इसका और भी इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ एक प्रैक्टिस रेस दूसरा सीरीज स्टार्ट करते हैं सौरमंडल का। ये है इसका दूसरा भाग सौरमंडल का, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, आप क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और क्वेश्चन अकॉर्डिंग आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहता है सूर्य को, है ना, क्वेश्चन कहता है सूर्य को ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, कहता है सूर्य को ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। सिंपल क्वेश्चन है कि सूर्य को ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के दबाव के द्वारा, अगर ये पता है तो क्लियर है। दूसरा ऑप्शन कहता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन के द्वारा, है ना, और तीसरा है उपयुक्त, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न बनाने से पूर्व आप टोटली आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि आखिर सूर्य का सिद्धांत क्या है। अगर सभी को पता है कि सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांतों पर आधारित है, इनके सभी जितने सारे एटॉमिक अणु हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, वो सभी संलयन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। ऐसे प्रश्न टू दी पॉइंट होते हैं और एज वेल इसको आपको कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बल्कि इसको फैक्ट होते हैं जिसको रटना होता है। ठीक है, विखंडन के बात करें यही तो आपको देखिएगा हाइड्रोजन बम, है ना, हाइड्रोजन बम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये होता है विखंडन के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिससे एक अणु 1 से 2, 2 से 4 लगातार सीक्वेंस में बढ़ते हैं, उसको विखंडन का सिद्धांत कहते हैं। और जब वही आपस में अणुएं एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, उसको हम लोग संलयन का सिद्धांत करते हैं। तो सूर्य में जितने सारे जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं, वो संलयन के सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा सी। तो ऐसे प्रश्न को आप आराम से पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली एक फैक्ट होता है जो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पर हम बात करते हैं। इसके दूसरा प्रश्न पर बात करें, कहता है तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है। तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ें फिर आराम से आंसर देखेंगे। कहता है समय के साथ छोड़ी गई रोशनी, समय के साथ छोड़ी गई रोशनी की तीव्रता, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, जिसमें आए हुए परिवर्तन से। अगर समय के साथ छोड़ी गई रोशनी है, उसमें इंटेंसिटी का मतलब उससे आए हुए परिवर्तन से, अगर ऐसा है तो सही है। तो यहां देखेंगे कि तारे का टिमटिमाना का संबंध जरूर रोशनी से है ना, लेकिन तीव्रता में आए हुए परिवर्तन के साथ नहीं होता, इस परिवर्तन के साथ नहीं होता, है ना, वो पहले की भांति स्थिर होती है, जो उसके कंपोनेंट्स पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत। हालांकि गलत करने से पहले हम दूसरे ऑप्शन पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा कहता है समय के साथ तारे के संगठन में आए परिवर्तन से। तो समय के साथ तारे के संगठन, इसके जितने सारे कंपोनेंट के साथ कंपोजिशन बना हुआ है, उसके परिवर्तन से कह रहा है। तो यहाँ कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी ये फैक्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि संगठन और तीव्रता से संबंधित जो है तारे पर कोई खास स्थिर प्रमाण प्राप्त नहीं है। जो उनके पुराने, हाँ ये जरूर है कि उनके संगठन और तीव्रता में बदलाव किए जा सकते होते हैं लगातार आए हुए कालों में, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कि टिमटिमाना जो है, इसका टिमटिमाने का कारण क्या है, उसमें संगठन जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे कहते हैं, देखता है ऑप्शन में जो कहता है दृष्टि रेखा में, है ना, दृष्टि रेखा में आए हुए दूसरे खगोलीय पिंडों के प्रागमन से, इससे भी कोई संबंध नहीं है। चौथा कहता है तारे की रोशनी के वायुमंडलीय अपवर्तन से, तो ये ऑप्शन सही है, टिमटिमाना का संबंध अपवर्तन से होता है ना, ये भी क्वेश्चन में रहेगा। कभी कभी अपवर्तन के ऑप्शन के जगह पर आपको परावर्तन भी लिखेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटनाएं होती हैं उसी से तारे के टिमटिमाना का संबंध है। एक्चुअली ये भी फैक्ट है। कभी कभी आपको परावर्तन लिख देगा, तो अगर परावर्तन लिखेगा तो मानिएगा कि ये गलत है, क्योंकि ये अपवर्तन की घटना से होती है ना, रिफ्लेक्शन से होता है। कैसे होते हैं उस पर हम ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग इसको पढ़ना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये फैक्ट है, फैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम इस पर चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। आप प्रीवियस इसका अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक आध ऐसे प्रश्न हमेशा लगातार रहे हैं ग्रहों के उसके उपग्रह से। तो चूंकि शनि ग्रह में लगातार देखने को जो नई नई खोज चल रहे हैं, मंगल ग्रह पर, शनि ग्रह पर अलग अलग जो खोज चल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे, हमेशा उसके उपग्रह के नाम से संबंधित रहेंगे। तो कहता है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है, मतलब चंद्रमा के जैसा सदृश्य दिखने वाला जो उसका अलग से उपग्रह है उसका नाम क्या है, चंद्रमा के सदृश्य वाला, है ना, ये क्वेश्चन रहता। तो हमेशा एक क्वेश्चन इससे रह रहे हैं। तो आपको टोटली ये फैक्ट है जो आपको रटने होंगे। तो देखिए मीसस, आप अगर इसको जानना है तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देख लें, साथ ही आप एनसीईआरटी देख लें, और आपके जो क्लास में पढ़ाई हो चुका है तो पिछला वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पर वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है, तरीके से वहां पढ़ाया जा चुका है कि कौन कौन से उपग्रह कौन से हैं, उसके भाग कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है मिसस, तो ये मिसस इसका नहीं होता है। इंसेल्डस तो इसका नहीं होता है ना। टेथिस भी इसका नहीं, क्योंकि टेथिस सागर है, क्या है ये सागर है। और ये क्या है इंसेल्डस जो है ये आपका एक तरह से कैसे आकृति, भू आकृति है, भू आकृति सदृश्य है। तो ऐसे प्रश्न में कई बार होंगे कि आपको अगर नाम से पता है कि वह कौन सा ज्योग्राफिकल का कौन सा भाग है या फिर ज्योग्राफिकल का कौन सा वो सदृश्य है, तो आप इसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे आपको टेथिस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ओशियन है। तो चलिए इसे भी हम एनालिसिस करके क्वेश्चन बना सकते हैं। जब इंसेल्डस का आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, लैंडस्केप है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आपके पास टेंशन आएगा कि मिसस है या टाइटन है। तो अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हुए हैं तो क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या होगा, टाइटन होगा। चंद्रमा के सबसे, शनि के सबसे बड़े जो चंद्रमा है उसका नाम क्या है, टाइटन है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कहता है कि किसी तारे का जीवन, है ना, कहता है किसी तारे का जीवन किसी तारे का जीवन चक्र का प्रारंभ होता है ना। यहाँ जीवन चक्र की बात हो रही है, जीवन चक्र का प्रारंभ, लाइफ सर्किल की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले तारे के कंपोनेंट्स आपको जानना होगा कि तारा किसको कहते हैं। तो कुछ जब इसके चर्चा में बात करें तो देखिए कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको नॉर्मल रूप से जानना होगा, तभी आप क्वेश्चन बना चुकेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, तारों में अपनी क्या होती है, अपनी गैसीय स्थिति होती है ना, यानी आप गैसीय आवरण होता है। ठीक है, तारों में अपना शेल्फ का होता है, अपना उनका प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है ना, जिसके कारण से वो चमकते हैं, है ना। उसमें क्या होते हैं, सामान्य तौर पर, है ना, सामान्यतः तारों में अणु वाले तत्व, अणु तत्व वाले खनिजों की उपस्थिति होती है ना, खनिज की उपस्थिति होती है ना। ये कुछ सामान्य विशेषता है जो तारों में पाए जाते हैं ना। अगर ये चीज भी आपको पता है तो इसे क्वेश्चन बना पाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन कहता है जीवन चक्र का प्रारंभ होता है, तो कहता है आकाश गंगा के तीसरी, है ना, आकाश गंगा के तीसरी भुजा में, आकाश गंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है ना, एरोस्पेस में लगातार हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की उपस्थिति लगातार बढ़ती चली जाती है, जबकि तुलनात्मक भारी गैसें की स्थिति लगातार घटती चली जाती हैं। औसतन पूरी पृथ्वी पर, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें, एटमॉस्फेयर पर, तो 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर तक सामान्य तौर पर सभी गैसों की स्थिति, सामान्य रूप से कंपोजिशन इसका पाया जाता है, यानी बहुत सारे गैसें 100 किलोमीटर तक समानता पाई जाती हैं। जबकि 100 किलोमीटर से जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो लगातार गैसों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है।
और लगातार यह गैसें ऊपर की ओर क्या होती जाती हैं, घटती चली जाती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। क्लास देख पा रहे हैं ऑनलाइन वाले? तो आराम से इसको समझेंगे, जो डाउट होगा आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्यतः क्या होता है, बहुत सारे गैसीय आवरण में गैसों की उपस्थिति या संगठन सामान्य तौर पर पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम या दूसरे अन्य सभी सक्रिय और अक्रिय गैसों दोनों की स्थिति उपस्थिति सामान्य रूप से पाई जाती है। एक्टिव की स्थिति में होती है या अनएक्टिव की स्थिति में होती है। लेकिन जैसे हम 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो लगातार तुलनात्मक भारी गैसें धरातल में ही रहती हैं, जबकि हल्की गैसें वो लगातार ऊपर में कम होती चली जाती हैं और उनका संघनन नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आकाशगंगा के तीसरी भुजा में, है ना, एक अलग जो स्थिति है उसको तीसरी भुजा कह रहे हैं, है ना, वहां हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का संघनन होता है। ये तो सही है, लेकिन आगे देखते हैं। कहता है, फिर कहता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखेंगे, तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखेंगे। कहता है तारे में सुपरनोवा विस्फोट से। तो क्या ऐसा है कि तारे में सुपरनोवा विस्फोट से तारे का जीवन चक्र का प्रारंभ होता है? तो ये आवश्यक नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गलत कर देंगे। तारे में सुपरनोवा के विस्फोट किसी भी रूप में तारे के जीवन चक्र के प्रारंभ के लिए आवश्यक नहीं होता है। ये एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तारे में गैसीय बादलों के सिकुड़ने से, ये सही है कि वहां पर तारे में गैसीय स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन बादलों के सिकुड़ने की घटना ये वहां पर घटित नहीं होती है, तो ये हो जाता है गलत, है ना। यहां तक देखेंगे पॉइंट तो गैसीय स्थिति है, लेकिन ये वाला सेक्शन गलत हो जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। कहता है तारों के गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो तारों में ग्रेविटी है या नहीं है, इससे संबंध कभी भी तारे का जीवन चक्र का नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है, अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, इसलिए भी गलत है। तो आपके पास आंसर हो जाता है कि आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों के जो है संघनन है, वहीं से किसी भी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। तो ऐसे प्रश्न को आराम से आप बनाएंगे अगर ये सब स्थिति आपको पता है। देखिए गैसीय आवरण है, सामान्य रूप से प्रकाश की स्थिति पाई जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो अणु तत्वों वाले बहुत सारे खनिज जो बहुत ही, है ना, गर्म अवस्था में यानी द्रवित रूप में भी होती हैं और बिना द्रवित रूप में होती हैं और ज्वलनशील होती हैं, और यही कारण से उसमें क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है और वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ध्रुव तारा स्थित होता है ना, ध्रुव तारा स्थित होता है। तो देखिए क्या कहता है, सिंपल पूछा, आपको पता होना चाहिए ध्रुव तारा किसको कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पिछला वीडियो आप देखें, इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि अलग अलग ध्रुव तारे किसको कहते हैं, उछल तारे किसको कहते हैं, धूमकेतु क्या होता है, ये सब अलग अलग जो है आपको मेंशन किया गया है। तारा किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ये सब छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स, यानी कि आपका होमवर्क में क्या रहा, अगर आप इसको ऐसे प्रश्न आपको जानने बनाने के लिए हमेशा एक ना एक प्रश्न रहता है जो अलग आपको जानना पड़ेगा। आकाशगंगा क्या है, ये सब आप डिफिनेशन पढ़ लेंगे, है ना। आकाशगंगा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कभी कभी आ जाएगा, ग्रह क्या है ना, उपग्रह क्या है, ठीक है, तारे क्या, ध्रुव तारे, जैसे ध्रुव तारे किसे कहेंगे, है ना, ध्रुव तारे क्या है, उछल तारे क्या है, धूमकेतु क्या है ना। तो ये सब अलग अलग जो आपके प्रश्न आएंगे, तो ये सब आपको जानना होगा, ये सभी को आप रिवीजन कर लें, ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ध्रुव तारा स्थित होता है, कहता है स्थित पूछ रहा है, कहाँ स्थित होता है। देखिए कहता है अल्फा सेंटोरी के नजदीक। अगर आपको पता है कि अल्फा सेंटोरी कहाँ है, तभी ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो अगर आपको क्लियर पता है कि अल्फा सेंटोरी कौन सा भाग होता है, तभी आप इसे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन कवर है तो पता है कि ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रोमीडा के नज़दीक। तो एड्रोमीडा के नज़दीक भी नहीं होता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि एड्रोमीडा क्या है। आप इसको जानने के लिए पिछला वीडियो आप देखें, वहाँ पर बताया गया है कि अल्फा सेंटोरी क्या है और एड्रोमीडा क्या कहते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन तारे के समीप। तो अगर न्यूट्रॉन तारे के समीप हैं
और वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करने वाले, तो वो ध्रुव तारा में ही स्थित होता है, ये आवश्यक नहीं है। ये भी प्रश्न क्या है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है ना, ऊपर की भांति। और लास्ट में आप जान रहे हैं आंसर यही होगा। खैर देखते हैं क्या कहता है, कहता सप्त ऋषि है ना, सप्त शीर्ष जिसको हम लोग कह रहे हैं, तथा कैसोपिया तारा मंडल के समीप, तो बिल्कुल सही है, इन दोनों के समीप ही ध्रुव तारा की स्थिति पाई जाती है। तो ऐसे प्रश्न टोटली फैक्ट पर होते हैं, कुछ प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ निजी फैक्ट पे होते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में है, मैंने कहा ना कुछ प्रश्न अभी लगातार फैक्ट से भी आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आप आराम से बनाएंगे। ठीक है, अब रासायनिक संगठन में जब तक आपको क्लियर नहीं है तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। तो देखिए आराम से समझते हैं। कहता है हाइड्रोजन 17.1% जो डेटाबेस पर है। दूसरा कहता है हीलियम की उपस्थिति इसमें 22.5%, अन्य तत्व 26.5%। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि सूर्य की उपस्थिति में सबसे अधिक किसका भाग होता है, हाइड्रोजन का है ना। कई बार ऐसे प्रश्न आपको नहीं बनेंगे, तो सिंपल एनालिसिस से भी ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता है कि सूर्य का अधिकतम से अधिकतम भाग किससे बना है, तो हाइड्रोजन से, दूसरा किससे, हीलियम से, और तीसरा अन्य तत्व हैं जो गैसों की अलग अलग स्थिति है, तो सबसे अधिक ये है। अगर दूसरा सीरीज में बात करेंगे तो हीलियम है ना, और तीसरा में अन्य हम कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी अन्य गैसें की उपस्थिति भी पाई जाती हैं। तो ये अगर सीक्वेंस ये भी पता है तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे अधिक ये होगा, फिर कम होगा, फिर इससे कम होगा, तो ऐसे मिलाइए। चलिए अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो कहता है हाइड्रोजन 71%, चलिए इसमें फिट बैठ रहा है ना। हीलियम कह रहा है 26.5%, चलिए इसमें फिट बैठ रहा है, और अन्य तत्व 2.5% ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, हालांकि आंसर तो नजदीक है हम लोग, लेकिन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 26% बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट यहाँ बात कर रहा है, अधिकतम बता रहा है हाइड्रोजन, अधिकतम होना चाहिए हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ हीलियम का 71% बता रहा है, मतलब ये सीधा सीधी क्या हो गया, गलत। यहीं से आप छाट सकते हैं समय बचाने के लिए। दूसरा हाइड्रोजन 25%, तो ऐसे ही छट गया। ये दोनों में आपके डाउटेड थे, लेकिन यहाँ पर हो गया हीलियम 25% और अन्य तत्व कर दे रहा है 26.5%, जबकि नियम में क्या है कि 71% ये है, अगर आपको डेटा याद है तो, और हीलियम जो है ये है 26.5%, और थर्ड में बात करें तो ये 25% अप्रॉक्स है ना, ये है क्रम। अगर सूर्य के रासायनिक संगठन में ये क्रम आपको डेटा याद है तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, अन्यथा ऐसे प्रश्न बनाना आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं टोटली फैक्ट पे होते हैं। अगर आप 11th-12th के एनसीईआरटी का सार पढ़ेंगे बेहतर, आप पिछली कक्षाओं में और 8th 9th या ग्रेजुएशन में भी आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये क्लियर तरीके से किया गया है कि उनका आधार क्या है। तो ऐसे फैक्ट को आप रेगुलर आप इसको देख सकते हैं, जो कि आपको देखना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन कहता है सबसे भारी ग्रह है। अब सबसे भारी ग्रह की बात हो रही है, देखिए कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार देख रहे हैं आने को, पिछले क्वेश्चन में लगातार दो तरीके से आ रहा है, जहां पर बात कर रहा है आंतरिक ग्रह और भीतरी ग्रह। ग्रह भी दो प्रकार के हैं, है ना, ग्रहों की उपस्थिति भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, 2 टाइप्स इन अ प्लैनेट। तो कौन है, एक को कहते हैं आंतरिक ग्रह, है ना, इनर प्लैनेट, है ना, आंतरिक ग्रह, इसको हम लोग भीतरी भी ग्रह कहते हैं, है ना। और ये होता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट, है ना, यानी कि आउटर प्लैनेट, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट, है ना। ये अलग अलग सेक्शन है, तो अलग अलग इसको समझने के लिए इजी है। अगर हम इसको याद करना है तो सिंपल आप सूर्य बना लीजिए, याद करने का बेसिक्स फंडा है। और ये मान लीजिए सन है, तो सन से सटे हुए 4 ग्रह जो हैं वो क्या हो गए, इनर प्लैनेट में हैं, और बाकी 4 बाहर वाले आउटर प्लैनेट में शामिल किया था, यानी 4, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह, है ना। और इस अंदर वाले को, ये 4 को कहते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। अब ये इनर और ये सब क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद
भार से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रश्न तभी बनेगा, ठीक है। तो अगर हम आंतरिक ग्रह की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा, आप पहला देख लीजिए, तो बुध है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। तीसरा बात करेंगे तो क्या है, आपका पृथ्वी है ना। और फिर लास्ट में बात करेंगे तो कौन सा है, मंगल है ना। इधर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा है, बृहस्पति है ना। उसके बाद हम बात करें यूरेनस है, नेपच्यून है ना, शनि है ना। तो देखिए ये सब अलग अलग ग्रह हैं। अगर इनर प्लैनेट पूछेगा, आगे ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे आपको लगातार, जो इनर और आउटर प्लैनेट के रूप में भी होते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये आउटर प्लैनेट है, ये इनर है। अब इसमें सबसे जो भारी ग्रह की बात हो रही है, तो अगर भारी ग्रह को देख लें हम, तो सबसे जो बड़ा होगा वही भारी होगा, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसमें डेंसिटी घनत्व की बात हो रही है ना, भारीपन घनत्व से होता है, डेंसिटी से होता है ना, डेंसिटी से होता है। तो जिस भी ग्रह का डेंसिटी अधिक होगा वही सबसे अधिक भारी ग्रह होगा। तो प्लूटो तो जान रहे हैं, ये इसको ग्रहों की श्रेणी से भी बाहर कर दिया गया है। अगर ये पता है कि अब ये ग्रहों की श्रेणी से बाहर है तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तीन में से कोई एक होगा। तो शुक्र है बहुत छोटा ग्रह है जो इनर प्लैनेट के रूप में शामिल है। ये आउटर प्लैनेट है शनि, लेकिन तुलनात्मक बृहस्पति से छोटा है और उसका डेंसिटी भार भी कम है। इसका डेंसिटी लगभग 5 है ना, 5.2 के आसपास होता है, अगर ये पता है। और अगर हम देख लें दूसरा शनि का, इसका 4.2 से लेकर 6 तक होता है, 4.6। अगर ये भी डेटा आपको याद है, जो प्रीवियस आप वीडियो देखें जाकर, वहाँ पढ़ाया जा चुका है, तो आपको आंसर हो जाएगा कि डेंसिटी भी अगर आपको पता है तो इससे प्रश्न बन जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, बृहस्पति, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अभी आगे प्रश्न आपको ये भी मिल सकता है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को आराम से बनाना होगा जहां पर आप छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। कहता है शनि ग्रह, कभी कई बार ऐसे क्वेश्चन इजी में आ जाता है ना, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना, कि शनि ग्रह क्या है। तो क्या जुपिटर से गर्म है, अगर आपको पता है कि जुपिटर से गर्म है या नहीं है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इनके डिस्क्रिप्शन, सभी प्लैनेट के डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाए गए हैं पिछली कक्षाओं में, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तभी आपके ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो अगर ये पता है कि जुपिटर से गर्म नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। कहता है प्लूटो से ठंडा है, तो क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे प्लूटो से ठंडा नहीं है, एक्चुअली ग्रह भी नहीं है वो, है ना, जबकि ग्रह की बात हो रही है, मैंने कहा तो ये भी नहीं है। नेपच्यून से ठंडा है, तो नहीं, नेपच्यून से ठंडा नहीं है, उससे गर्म है। अंतिम है, नेपच्यून से क्या है, गर्म है। तो ऐसे प्रश्न भी मैंने कहा ना, टोटली फैक्ट पर आधारित होते हैं, जहां पर सभी ग्रहों के पार्थिव ग्रह हैं, है ना, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह, है ना, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, है ना। पृथ्वी के सदृश विशेषताओं वाले ग्रह को क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, या फिर आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट, है ना, इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। जबकि हम दूसरा देखें जिसको जोवियन ग्रह कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में आपको आएगा कि जोवियन ग्रह कौन है। तो जोवियन ग्रह, है ना, जिसको आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है ना, या फिर बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जोवियन ग्रह के नाम से कभी क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, कभी पार्थिव ग्रह में कौन शामिल होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको फैक्ट के रूप में पूछा जा रहा है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मगर आपको याद होना आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन तभी बनेंगे, ठीक है। और हर एक ग्रह जब आपको पढ़ाया गया है, तो हर एक ग्रह का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, जैसे उस ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, उस ग्रह का क्या रेडियस क्या है, वह परिक्रमा कितने, अपना जो है ना, परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर रहा है ना, उसकी जो है रेडियस क्या है, वह अपने अक्ष पर ही कितने समय में घूमता है, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण, वह लाल है, वह पीला है, और किस कारण से लाल है, किस कारण से पीला है, ये सभी आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ा दी गई है। तो वहां पर आराम से रिवीजन कर लें। पार्थिव ग्रह में जो जो शामिल है वो कौन है ना, जोवियन में कौन शामिल है, तो सभी ग्रहों के अगर आपको डिस्क्रिप्शन याद है, तभी आप ऐसे प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है।
तो चलिए उन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पूर्व आप आज जाएं और आराम से उन 8 ग्रहों को अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लें, एक एक पॉइंट अलग अलग बना लें आप, है ना। एक तरफ आप बना लें, इसकी इनकी विशेषताओं को ही बनाना है, ये सभी विशेषताएं हैं, है ना। कहीं उसके आकार को ध्यान में रखकर बनाएं, है ना, कहीं उनके घनत्व को आधार रखकर बनाएं, है ना, कहीं उनके विशेषताएं अन्य जैसे गैसों की उपस्थिति, तो गैसों को आधार रखकर बनाएं, है ना, उनकी अन्य विशेषताएं जैसे उपग्रह होते हैं कई के, तो इसको आधार रखकर बनाएं। यानी डिस्क्रिप्शन में बनाएंगे तो 4 अलग अलग विशेषताओं, उनके क्वालिटीज को आधार रखकर, उनके अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर बनाएंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जब कहता है कि मंगल ग्रह, है ना, कहता है मंगल ग्रह जो पर बात हो रही है, मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है ना। 4 अवस्थाएं दी गई हैं, आपको सुसंगत अवस्था चुनना है कि क्या वो उपस्थिति में कौन सी सुसंगत स्थितियां हैं जो मंगल ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं। पहला कहता है तापीय अवस्थाएं, तो तापीय अवस्थाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो हैं लेकिन उतनी आवश्यक नहीं। कई बार ऐसे प्रश्न सभी सही हो जाते हैं, बल्कि आपको चूज करना होता है वहां पर कि सबसे बेहतर कौन सा है, तो ऐसे प्रश्न तभी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तापीय अवस्थाएं तो है लेकिन उतनी आवश्यक नहीं है, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। ओजोन की उपस्थिति, ये जरूरी नहीं है कि ओजोन की उपस्थिति हो तभी वहां पर जीवन संभव हो। ठीक है, तो ये भी नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल संगठन, ये होना तो आवश्यक है। ठीक है, तभी वहां पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख सकते हैं हम। कहता है बर्फ छत्रक को हिमशीलता और जल की उपस्थिति, बर्फ छत्रक को हिमशीलता, है ना, और इसकी उपस्थिति। तो आपका देखिएगा वायुमंडल संगठन का निर्माण वहीं होता है जहां की सामान्य रूप से बर्फ के हिम छत्रकों की जो हिमशीलता है और जल की उपस्थिति का सामान्य औसत पाया जाए, वहीं पर वायुमंडल संगठन का निर्माण होता है। तो अकॉर्डिंग टू दोनों प्रश्न में दोनों ऑप्शन ये सही है ना। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन ज़्यादा सटीक ये है क्योंकि ये इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो अगर चुना जाए क्रम में तो ये पहला क्रम होगा, है ना। ये आपका क्रम में अगर हम चुने तो ये पहला मार्क होगा और ये दूसरा मार्क होगा, और हमेशा आंसर क्या होता है, पहला मार्क वाला ही होता है। इसका आंसर क्या हो गया, बर्फ छत्र को हिमशीलता और जल की उपस्थिति अगर ये सामान्य रूप से है तो मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति सबसे सुसंगत मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ऐसे प्रश्न लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन प्रश्नों को समझने के लिए थोड़े बहुत आपके फैक्ट्स और थोड़े बहुत आपके एनालिसिस भी इसके क्वेश्चन को बना देंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है एनालिसिस। इसका हम एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कहता है कि सौर मंडल में, है ना, कहता है कि सौर मंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच पड़ती है। देखिए इसको समझने के लिए आप आराम से यहां से देख सकते हैं, है ना। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले मरकरी है ना, सबसे पहले आपका मरकरी है। सबसे पहले आपका देख रहे हैं यहाँ पर मरकरी है ना, सीक्वेंस में 1 है। दूसरा क्या है, वीनस है ना, आपका यहाँ है। अर्थ देखिए दूसरा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। मार्स मंगल नंबर 4, यानी कि ये कौन सा हो गया, तो बुध है ना। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए हम पहला का देख लें तो कौन सा है,
बुध है ना? तो क्लियर हो गया, पहला बुध है। दूसरा क्या कहें, शुक्र है ना? तीसरा बात करें तो तीसरा में कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, चौथा हम देख लें तो कौन सा है, मंगल है ना? नेक्स्ट अगर हम देख लें तो कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, देख लीजिए आकार में भी बड़ा है। ये देख लीजिए शनि है, सटर्न है ना? ये यूरेनस है ना? और ये क्या है, नेपच्यून है, नेपच्यून है ना? ये अगर आपको सीक्वेंस में भी याद है तो आपके प्रश्न बन जाएंगे, है ना? तो मैंने कहा ना इसको सीक्वेंस में मिला लीजिए, 5 नंबर 6 7 8। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है क्रम सजाने के लिए, तो अगर सीक्वेंस याद है तो आप क्रम आराम से सजा सकते हैं। सीक्वेंस याद नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए। तो आपको जो पिछला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहाँ है, पूछा है कि किसके किसके बीच पृथ्वी है, उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, शुक्र और मंगल, है ना? शुक्र और मंगल, है ना? शुक्र और मंगल के बीच में क्या है, पृथ्वी है। इसके बीच में, मंगल के बीच क्या है, तो पृथ्वी है। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। यहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए, तो आंसर हो गया शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है ना? इजी में आपका क्वेश्चन बन गया, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। ये आपके तीनों के तीनों आपके गलत हो गए, जो अभी हम वीडियो में से देखने का प्रयास किए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे प्रश्न आपको बनाने के लिए थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बिना ये फैक्ट के साथ साथ टोटली कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है। ये वायुमंडल एटमॉस्फेयर की बात हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन में कहता है पहला कि वायु अणु का निम्न पलायन वेग होता है ना? वहां वायु के अणु का निम्न पलायन वेग होता है और निम्न गुरुत्वाकर्षण की स्थिति होती है। ठीक है, ये तुलनात्मक, आगे देखते हैं, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं तभी हम इसको गलत सही कहेंगे। वायु अणु की उच्च पलायन, है ना? पलायन वेग उच्च होता है, साथ में निम्न गुरुत्वाकर्षण की स्थिति, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर निम्न पलायन वेग होगा तो तुलनात्मक स्थिति नहीं बनेगी, जबकि उच्च पलायन वेग होगा तभी वायुमंडल का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ वायुमंडल में जो बनने वाले वायुमंडल का जिससे निर्माण होता है उन सभी कंपोनेंट्स की स्थिति पलायन के कारण से ही एक स्तर पर जाके रुक जाती है। तो इस हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण। तो केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण ये आवश्यक नहीं है, केवल यही नहीं है। अगर ये केवल नहीं होता तो ये सही होता, लेकिन केवल ये जोड़ दिया है इसलिए ये गलत होगा। केवल का यहाँ पर मतलब समझना होगा। नेक्स्ट कहता है केवल, फिर पुनः केवल है वायु अणु का उच्च पलायन वेग, तो बिल्कुल गलत है। वायु अणु का, केवल वायु अणु का उच्च पलायन वेग तो गलत है, क्योंकि वायु का उच्च पलायन वेग के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण निम्न होना आवश्यक है, और ये दोनों मिलकर ही सही तथ्य बनते हैं। और ये दोनों की उपस्थिति किसमें है, बी में। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये गलत है, अपोजिट है, जबकि यहाँ के बाद सही है। तो ऐसे प्रश्न टोटली कॉन्सेप्टर होते हैं जो आपको बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ भी आपके फैक्ट से क्वेश्चन है। जब कह रहा है कि बर्फीले चट्टान, है ना, जो बर्फीले चट्टान है उससे भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था वह टाइटन किस चंद्र स्वरूप का है। देखिए ये टाइटन, ये टोटली करंट अफेयर्स का आधारित प्रश्न है, और ऐसे करंट अफेयर्स बनाने के लिए आपको आए दिन अखबार पढ़ने होंगे या करंट न्यूज सुनने होगा, क्योंकि उन करंट न्यूज में ये सब चर्चाएं होती रहती हैं।
तो जो चर्चा है टोटली मैंने कहा ना करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न है। तो इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो जाता है। तो बीते दिनों मंगल और शनि ग्रह पर अधिक घटनाएं साबित हुई हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन आप एनालिसिस से भी बना सकते हैं। अरुण में तो कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हुई हैं, ना ही ऐसा कोई स्वरूप देखने को मिला है। ठीक है, बृहस्पति पर भी ऐसे कोई खास चर्चाएं नहीं हुई हैं, लेकिन आए दिन शनि और मंगल में लगातार ऐसे चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर अभी वर्तमान में सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है। तो रिसर्च के दौरान आपको पता होगा कि वर्तमान में शनि ग्रह में जो है टाइटन जो है चंद्र स्वरूप में पाया गया है, तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने कहा कई बार एनालिसिस से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेट हैं, है ना, प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को पिछले क्लासों में प्रीवियस के क्लासों में कहा था कि आप अगर जो हिंदी अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों के बारे में मैंने चर्चा किया था कि इंग्लिश के अखबार पढ़ने वाले और कुछ हिंदी के अखबार करने वाले होंगे, अलग अलग भाषी वाले विद्यार्थी हैं। तो अंग्रेजी वाले हैं, है ना, आपके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आप पढ़ें तो द हिंदू पढ़ें। अगर द हिंदू में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होगा, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपको डिक्शनरी बिना क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि द हिंदू पढ़ें तभी क्लियर होगा, है ना। इसके दूसरा भी है एक इंडियन एक्सप्रेस, है ना, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपके टू दी प्रश्न के आधारित क्वेश्चन रहते हैं, साइंस टेक के प्रश्न रहते हैं, ज्योग्राफी के खोज से रिलेटेड रहते हैं और दूसरे विषयों से भी आधारित प्रश्न इसमें लगातार उस पर आर्टिकल हमेशा आते हैं। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने हिंदी वाले के बच्चों के लिए कहा था कि आप चाहें तो अमर उजाला, है ना, अमर उजाला या फिर, है ना, जनसत्ता एक्सप्रेस, जनसत्ता, है ना, जो जनसत्ता भी पढ़ेंगे तो ये सेंट्रल वर्जन पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी ही होती है जनसत्ता, है ना, तो इसको आप पढ़ेंगे। आप अंग्रेजी वाले हिंदुस्तान टाइम्स के भी कुछ पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, ये भी पढ़ सकते हैं, है ना, अपने लैंग्वेज के अनुरूप आप देख लें। बट मेरी पूछे जाए तो हम लोगों का पहला सजेस्ट होगा जो जितने सारे सक्सेस छात्र हैं, है ना, जिन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके अच्छे मुकाम पर आज हैं, टीचिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरशिप पे हैं, तो उनकी पहली पसंद इंडियन एक्सप्रेस होती है, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट में बहुत सारे चीज़ मेंशन किए जाते हैं। रिसर्च वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो द हिंदू से कवर होते हैं, बट यहाँ आप कवर कर लेंगे तभी ऐसे प्रश्न बनेंगे। दूसरा, अमर उजाला में अगर हेडलाइंस कभी कभी प्रश्न आते हैं, या जनसत्ता, ये दोनों पढ़ेंगे। इसमें हिंदी में अखबार में यही दो बेहतर है। कभी कभी आप और पढ़ना चाहें तो दैनिक जागरण, है ना, ये है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का लोकल नहीं बल्कि सेंट्रल, है ना, केंद्र से जो छपती है दैनिक जागरण, उसका भी आप उठा सकते हैं करंट अफेयर्स कुछ इश्यूज के पेपर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हों। तो चलिए यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आप आए दिन अखबार में केवल नजर रखेंगे तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कहता है उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है ना, उछल तारे, ठीक है, उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो आप जान रहे हैं, अगर पुछल तारे को आप देखे होंगे, है ना, गिरते हुए आप देखे होंगे, इसको हम लोग कमेंट भी कहते हैं। तो उन कमेंट स्टार्स को आप ध्यान रखिएगा, उसका एक भाग ऐसा दिखेगा आपको, एक भाग नीचे गिरता हुआ गोला ऐसा दिखेगा और इधर आग की लपेटें आपको दिखाई देगी। इधर क्या है, चन है। तो इससे क्वेश्चन मतलब ये टोटली कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ना। ये सूर्य से दूर ही होती है और सूर्य से इनकी दूरी, मान लीजिए सूर्य इधर है तो इनकी दिशा सूर्य की ओर हो आवश्यक नहीं, क्योंकि दिशा यहाँ मान लीजिए सूर्य एकदम सेंटर में है तो इसकी दिशा इधर नहीं है, लेकिन हाँ सूर्य से दूरी होती है ये आवश्यक है, क्योंकि स्टार सूर्य के नजदीक है, कौन वो क्लियर होते हैं। कहता है पहला सूर्य से दूर, तो चलिए ये भी सही है, सूर्य की ओर ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। कई बार चारों आंसर सही होते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर तो दिशा उत्तर पूर्व, ये भी दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें दिशा क्लियर नहीं होता। दिशा की स्थिति केवल कल्पना होती है ना, या काल्पनिक होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, काल्पनिक होते हैं।
और ये इनका जो दिशा की स्थिति जो काल्पनिक होती है, इसका जो अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी स्थिति जैसी होगी उनकी दिशा वैसी ही हो जाएगी। तो ये भी क्लियर है, ये तो दोनों नहीं होंगे। सूर्य से दूर है, ये क्लियर है, और सूर्य की ओर है ये, क्योंकि सूर्य इधर है तो उल्टा ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे की ओर आती है ना, तो ऐसे भी क्लियर आपको आंसर मिल जाएगा। तो सूर्य से दूर, ऐसे प्रश्न आप एनालिसिस से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 भी टोटली फैक्ट पर आधारित है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है उछल तारे चमकते हुए प्रकाशमान पिंड है ना, हैं जो परिक्रमा करते हैं। पिंड है या हैं जो परिक्रमा करते हैं। उछल तारे के बारे में चर्चा हो रही है। ये चमकते हुए प्रकाशमान पिंड है जो परिक्रमा करते हैं। देखते हैं किसकी परिक्रमा करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं तो नहीं, चंद्रमा की परिकल्पना कोई भी स्टार नहीं करता, क्लियर है। बृहस्पति की परिक्रमा तो उछल तारे तो नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। पृथ्वी की परिक्रमा तो चंद्रमा करता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो गया, सूर्य की परिक्रमा। सभी उछल तारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी उछल तारे ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर ये फैक्ट आपको क्लियर है तब भी आपको प्रश्न बन जाएंगे, है ना। सभी उछल तारे क्या हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। ये टोटली फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्ट से ही आधारित है। कहता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया, तो खाली स्थान में कौन से वैज्ञानिक सुझाव दिया, क्या दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों के संयोजन से हुआ है। किसने किया, सबसे पहले यह किसने सुझाव दिया, इस बात को किसने रखा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है गैसों और धूल के कणों के संयोजन से हुआ है। तो अगर आप पृथ्वी के निर्माण का आपने स्टोरी सुना होगा या पृथ्वी के उत्पत्ति से सिद्धांतों की व्याख्या की जो क्लास पिछले को क्लासेस में हुई है, वहां पर बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण घूमते हुए पदार्थों के बादल यानी गैसों के कण और उपस्थित धूल कणों की उपस्थिति से हुआ है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बिग बैंग थियरी में साबित हो चुका है कि पृथ्वी के निर्माण की कहानी जो है गैसों के और घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जिसमें धूल कणों की उपस्थिति सामान्य रूप से मौजूद थी, ठीक है। तो चलिए ये तो स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन कहता है कि वो किसने कहा है। तो ऐसे में प्रश्नों में आपको टू दी पॉइंट आपको याद होने चाहिए, यानी टोटली ये क्या है, ना ही कॉन्सेप्ट है, ये टोटली क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, ये टोटली फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। तो जीन्स और जेफरीज नहीं होंगे, है ना, जेम्स और जीन्स ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। एच ऑल्वेन ये भी नहीं कहे हैं, है ना। नेक्स्ट एफ फाइल, इनसे भी इनका संबंध नहीं रहा है, इनका संबंध रहा है ओ स्मिथ से। ओ स्मिथ ने सबसे पहले यह बात कहा कि पृथ्वी की जो है उत्पत्ति गैसों और धूल कणों के संयोजन से हुई है। तो ऐसे प्रश्न आपको इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन पर देखते हैं हम। 16 क्वेश्चन क्या कुछ कहता है, कहता है मंगल तथा बृहस्पति, है ना, मार्स एंड जुपिटर की बात हो रही है ना। तो कहता है मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, है ना, इसके कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर, हेलो जी, प्रश्न कर सकते हैं इनको डाउट होगा। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल, है ना, शैल के बात हो रहा है, रॉक के बात हो रहा है, या उसके छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। रिपीट पुनः क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, है ना, मान लीजिए ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके कक्षा इतनी दूरी तक है, इसके कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे पत्थर के जो शैल के कणों के टुकड़े तो क्या हो रहे हैं, लगातार, ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं साथ साथ में। तो कहता है उन शैल के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, देखिए कहता है क्षुद्र ग्रह उसी को कहते हैं क्या। नेक्स्ट कहता है उल्का पिंड कहते हैं क्या, क्या उल्का पिंड या उल्का या धूमकेतु। तो धूमकेतु के बारे में पिछले आपको प्रश्न में तो क्वेश्चन आ चुका है कि धूमकेतु क्या होता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि उल्का और उल्का पिंड की स्थिति सामान्य तौर पर उसके वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। इनका संबंध पृथ्वी के वायुमंडल से है, पृथ्वी की कक्षाओं से है। इसका संबंध किससे है, पृथ्वी की कक्षाओं से है ना। जबकि धूमकेतु का संबंध सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य की उपस्थिति से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। आंसर क्या है, क्षुद्र ग्रह। सभी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे शैल कण हैं। यानी कि ये भी क्या है, सूर्य की ही परिक्रमा किससे कर रहे हैं, ये परिक्रमा अगर हम देखेंगे ये परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य का, है ना। लेकिन कक्षा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, परिपथ जो है किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परिपथ इस्तेमाल कर रहे हैं मंगल का और बृहस्पति का। ठीक है, जुपिटर और मार्स का। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्स का और जुपिटर का ही ये क्या कर रहे हैं, कक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न तभी आपको बनेंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। निम्न में से, है ना, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, किस दिन होती है। तो अलग अलग तिथि होते हैं और तिथि के बारे में पिछले कक्षा में चर्चा हो चुकी है। हम सीधे क्वेश्चन पर आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ऑप्शन में कहता है 3 जनवरी, है ना। नेक्स्ट कहता है 21 जून। नेक्स्ट कहता है 22 सितंबर और लास्ट ऑप्शन कहता है, ठीक है, 22 दिसंबर। एक है सितंबर, है ना, नेक्स्ट है दिसंबर महीना, नेक्स्ट है जून और पहला जनवरी। अगर आपको ये क्लियर है कि 3 जनवरी को जो घटना है जिसमें सूर्य और पृथ्वी सबसे कम दूरी पर होती है, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है उपसौर की स्थिति। तो क्या कहा जाता है, उपसौर की स्थिति, है ना। पेरीहेलियन और अपहेलियन की घटनाएं आपने पढ़ा होगा, है ना। पेरीहेलियन उसी तरह से उपसौर और अपसौर, है ना। तो ये पिछले कक्षा में पढ़ाया हो चुका है। जब सूर्य सबसे कम दूरी पर होती है, सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी, है ना, ये सबसे कम दूरी को रिप्रेजेंट करता है ना, और ये सबसे अधिक दूरी को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है। ये आपका 3 जनवरी को होता है ये घटना, जब लगभग 15 करोड़ 20 लाख, है ना, प्रकाश वर्ष की दूरी पर पृथ्वी आ जाती है। तो ये कोडिंग आपको याद रखना है, थोड़ा ही अंतर है ना। तो इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहता है अलग अलग ऋतुओं में दिन का समय और रात्रि के समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है। ठीक है, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में मतलब अलग अलग ले लीजिए। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अलग अलग में ले लें, मान लीजिए शीत ऋतु ले लें, है ना, ग्रीष्म समर वेकेशन ग्रीष्म ऋतु ले लें, है ना, और हम ले लें वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत या शरद। ठीक है, ये अलग अलग अगर हम सीक्वेंस में दे दें, इसको नवंबर से लेकर हम लोग भारत में फरवरी के मंथ में जानते हैं। अगर हम ग्रीष्म में बात करें तो मार्च से लेकर अप्रैल मई जून, इसको हम लोग जून तक लेते हैं, है ना। इधर हम ले लें तो जुलाई से लेकर अक्टूबर, जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ को हम लोग
लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हम लोग सीक्वेंस भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। भारत के मौसम, वेदर और क्लाइमेट के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। अब इसको देखिए आराम से क्या कहता है। अब समझेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, क्या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या दिन के समय और रात्रि के समय के विस्तार का कारण है? तो ऐसे कुछ खास नहीं, क्योंकि क्रमशः जिस रफ्तार में घूमती है उस रफ्तार की वजह से ऋतुओं में लगातार दिन और रात में अंतर हो जाए, उसकी स्थिति इतनी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति का परिक्रमण। तो परिक्रमण का भी कुछ यहाँ संबंध नहीं है, क्योंकि परिक्रम ये हम लोग जरूर जानते हैं कि पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन की स्थिति से ही दिन और रात होते हैं, लेकिन कहता है कि दिन के समय और रात्रि के समय विस्तार में, है ना, यहाँ दिन रात के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अक्ष पर घूर्णन जो है क्या तय कर रहा है? दिन और रात को तय कर रहा है। अगर अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होंगे। तो ये क्लियर है। कहता है दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, तो इसके वजह से सालों में परिवर्तन होता है ना, सालों में परिवर्तन, सालों में परिवर्तन है, इसीलिए तो वर्ष लगातार आते हैं। ये लंबे समय में परिवर्तन करता है। कहता है स्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांश की अक्षांशीय स्थिति तो पृथ्वी के जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तापन, है ना, और उष्मा। तापन और उष्मा ये दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति जहां जैसी होती है तो तुलनात्मक तापन और उष्मा की स्थिति उतना अधिक आता है। तापन का संबंध उष्मा से है और उष्मा का संबंध तापन से है, यानी कि जहां सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जहां पर एकदम सीधी अवस्था में, वहां का तापन अधिक होता है, और यही कारण से है कि वह क्षेत्र गर्म हो जाता है, जिससे उष्मा अधिक प्रभावित होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, यानी कि सूर्य की या सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा, इसका संबंध किससे है? सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा। देख रहे हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो उष्मा है उससे संबंध है इसका। तो ऑप्शन के हिसाब से ये भी, इससे कोई संबंध नहीं है, इससे भी कोई संबंध नहीं है, और इससे भी कोई संबंध नहीं। ऑब्वियसली है कि फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा। लेकिन देखिए क्या कहता है, पृथ्वी के नक्त कक्ष पर परिक्रमण, बिल्कुल सही। पृथ्वी के अगर हम देखें नक्त अक्ष पर परिक्रमण, और यही स्थिति क्या करता है, जो रात्रि और दिन के समय में अलग अलग ऋतुओं में परिवर्तन कर देता है। क्योंकि उसकी स्थिति अगर हम देखें सामान्य रूप से तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, लेकिन कौन 66.5 डिग्री का बनाती है ना। और यही कारण है कि उनका अलग अलग जो है ऋतुगत उसका प्रभाव अलग अलग हो जाता है। उनका कोण का मान कभी अधिक कभी कम हो जाता है, जिसके कारण से दिन का समय और रात्रि के समय में लगातार अंतर हो जाता है। कब? अलग अलग ऋतुओं में। अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके कोण का भार का मान अलग अलग हो जाने से क्या हो जाता है, पृथ्वी में एक तरफ से जहाँ परिवर्तन हुआ है ना, एक तरफ परिवर्तन हुआ, वहीं सूर्य की जो है उपस्थिति या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की उपस्थिति, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की उपस्थिति अलग अलग हो जाती है। एक तरफ सूर्य है ना उत्तरायण हो जाता है, जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो गर्मी लगातार बढ़ने लगती है ना, गर्मी में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन जब सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है तो भारत जैसे सभी उत्तरवर्ती जितने सारे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले जितने सारे देश हैं, वहां पर शीत का मौसम प्रारंभ हो जाता है, यानी शीत में वृद्धि होती है। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है तापमान में वृद्धि कब होगी, तो आपको आंसर लिखना है कि जब सूर्य का उत्तरायण की स्थिति उत्पन्न होगी तभी वहां पर गर्मी की ऋतु पाई जाएगी, और गर्मी की ऋतु पाई जाएगी तो रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो चली जाएंगी,
और लगातार दिन की अवधि में वृद्धि होते चला जाएगा। तुलनात्मक उल्टा हम ले लें दक्षिणायन, तो सूर्य का जब दक्षिणायन की स्थिति उत्पन्न होगी तो दक्षिणायन में क्या होगा, शीत में, यहाँ शीत मौसम विस्तार होगा। और यहाँ चलिए इसको हम एक आपको चार्ट में दिखाते हैं कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या प्रभाव होता है। चलिए हम नोट में आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम नोट में इसको दिखाते हैं, उत्तरायण है ना, और हम दूसरा लिख लें दक्षिणायन। है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन की क्या कुछ खास इंपॉर्टेंस है, इस पर हम चर्चा अलग अलग कर लेते हैं कि क्या कुछ विशेषताएं हैं, आपको लगातार प्रश्न में आते रहते हैं और आप उसको बना सकें। तो अगर हम देखें तो कुछ क्या इसके क्वेरीज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी सूर्य का उत्तरायण होगा तो सबसे पहली बात, इससे उत्तरी गोलार्ध अधिक प्रकाशमान होगा। अधिक क्या होगा, प्रकाशमान होगा, ये पहली विशेषता, प्रकाशमान होगा, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, जब भी सूर्य का उत्तरायण होगा तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध अधिक प्रकाशमान होगा। ठीक है, दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी और क्रमशः दिन की अवधि में वृद्धि होगी। दिन की अवधि में क्या होगा, वृद्धि होगा। और वो इसलिए होगा, रातें छोटी हो रही हैं तो एक तरफ दिन की अवधि में वृद्धि हो रहा है, वो इसलिए कि सूर्य ज़्यादा सीधी अवस्था में और ज़्यादा देर तक उसके क्षेत्र में रहेगा। तीसरा, लगातार तापमान में वृद्धि, है ना, जिसके कारण से वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में तुलनात्मक आर्द्रता में कमी पाई जाएगी। आर्द्रता में कमी पाई जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ जस्ट हम इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, जस्ट सामने देख सकते हैं, जहां कहता है उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रकाशमान, तो जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो क्या होगा, एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें, जो उत्तरायण में एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोगों ने छोड़ रखा है, चलिए देखते हैं वो कौन सा महत्वपूर्ण है। एक और यहाँ है, सूर्य और पृथ्वी न्यूनतम दूरी में होंगे, है ना, न्यूनतम दूरी में होंगे, है ना, न्यूनतम दूरी में होंगे। ठीक है, उनका दूरी क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रकाशमान, तो यहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध प्रकाशमान होगा, है ना, प्रकाशमान होगा। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो लैंड क्षेत्र है वो मैक्सिमम 70% से भी अधिक जो है भूमि क्षेत्र वो उत्तरी गोलार्ध में है ना? जबकि 72% कुछ है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 25 to 28% ही क्या है, लैंड की उपस्थिति है दक्षिणी गोलार्ध में, परसेंट, है ना, लैंड का। दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाशमान, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम क्या है, सामुद्रिक भाग है, ये सामुद्रिक भाग है। ठीक है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सूर्य और पृथ्वी का न्यूनतम दूरी, यहाँ लिख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के दक्षिणी भाग की दूरी, है ना, दक्षिण भाग में क्या हो जाता है, और
नजदीकी हो जाता है, जबकि नजदीकी एवं उत्तरी भाग दूरी ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें तो कहता है रातें जो है छोटी और क्रमशः दिन की अवधि वृद्धि, यहाँ उल्टा होता है, रातें है ना लंबी होने लगती हैं, है ना, और दिन की अवधि छोटी होती हैं, है ना। ये किस ऋतु की बात हो रही है, इसको समझने के लिए कोई भी एक ऋतु ले लें। इधर हमने ग्रीष्म ऋतु ले लिया है ना, जिसको ग्रीष्म ऋतु कह रहे हैं, और इधर हम शरद या शीत ऋतु ले लिए हैं समझने के लिए, ठीक है। तुलनात्मक तापमान सामुद्रिक भाग होने की वजह से, मैंने कहा था पिछले क्लास में कि समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जितनी देर से गर्म होती है उतनी ही देर से ठंडी होती है, उसका नेचुरल प्रॉपर्टी होता है समुद्र का, ठीक है। तो यहाँ पर है इसी कारण से तापमान को खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य के अधिक मतलब सूर्य की ऊर्जा मिलने के बावजूद भी ये अधिक गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि ये रात में उतना ही ठंडा हो जाता है, यानी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तापमान आसमान की स्थिति में होता है, हमेशा आसमान की स्थिति में होता है, और ये हमें वेदर के रूप में दिखाई देता है। खैर नेक्स्ट, वायु कहता है कि वायुमंडल में तुलनात्मक आर्द्रता की कमी। यहाँ पर एक चीज होता है, ये तुलनात्मक जो आर्द्रता है ना, ये कमी नहीं होती है, बल्कि यहाँ क्या होता है, संतुलित अवस्था में होती है ना, अधिक ह्रास भी नहीं होता है, ये संतुलित अवस्था में होती है। लेकिन अगर लैंड कवर्ड एरिया में चले जाएं तो वहाँ तुलनात्मक, वहाँ पर भी जो है शुष्कता की स्थिति होती है, जबकि सागर तटीय क्षेत्रों में शुष्कता के सिवाय वहाँ पर वायु जो है ह्यूमर बनी रहती है। यानी कि अगर यहाँ दो भाग है, अगर इसको देखें दो संदर्भ में, अगर हम समुद्र क्षेत्र में बात करें, है ना, समुद्र तटीय क्षेत्र में, है ना, ओशियन के एकदम सटा हुआ क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ आर्द्रता नमी रहती है ना, वहाँ पर नमी बनी रहती है एटमॉस्फेयर में, है ना। लेकिन दूसरे तरफ देखें पूरा लैंड एरिया, लैंड कवर्ड है, जिसको हम लोग भू आवेशित क्षेत्र कहते हैं, या स्थलबद्ध देश, है ना, स्थलबद्ध स्थलबद्ध देश, है ना। तो इस स्थलबद्ध देश में क्या होता है, थोड़ी शुष्कता होती है ना, थोड़ी शुष्कता बनी रहती है, जो ठंडे ठंडे स्थिति में होती है, लेकिन शुष्कता बनी होती है, ठीक है। इसको आप थ्योरी कर लें, इसको आप पॉइंट आउट कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। कहता है कि उत्तरायण, तो आप सबसे पहली बात कि जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इक्वेटर के बाद उत्तरी गोलार्ध में लगभग 72% तक से अधिक क्या होता है, लैंड कवर्ड एरिया है। जबकि अगर हम दक्षिणायन की स्थिति वाले बात करें, है ना, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो वहां पर लगभग 25 से 28% तक ही क्या होता है, लैंड कवर्ड एरिया पाया जाता है। मैंने उत्तरायण दक्षिणायन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये सूर्य की उपस्थिति के कारण से ही ऐसे नाम सामने आते हैं। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध जो एरिया है वहां पर उत्तरायण की स्थिति, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो वहां पर अधिक प्रकाशमान की स्थिति पाई जाती है। कब, जब सूर्य, या सूर्य के संदर्भ में बात हो रही है ना, सूर्य की उपस्थिति की बात हो रही है, सूर्य की उपस्थिति का ग्राफ है ये, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब सूर्य की उपस्थिति उत्तरायण में अधिक होती है तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकतम भाग क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ सीधी और खड़ी, यहाँ सूर्य की उपस्थिति कैसी होती है, सूर्य के प्रकाश की सीधी एवं खड़ी, बिल्कुल सीधी एवं खड़ी होती है ना, सीधी एवं खड़ी होती है, इसलिए अधिकतम भाग प्रकाशमान हो जाता है। दूसरा कहता है सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी, बिल्कुल सही, सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो जाती है। तभी हम पिछला क्वेश्चन में बनाए जैसे, जिसको हम लोगों ने कहा क्या कि उपसौर या अवसौर, है ना, तो उपसौर यहाँ पर न्यूनतम दूरी हो रहा है तो क्या हो रहा है, उपसौर, और जब अधिकतम दूरी होगा तो क्या होगा, अवसौर की स्थिति। देखिए यहाँ पर लंबी अवधि सबसे दूरी हो जाता है यहाँ पर, है ना, तो दूरी के भाग में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपसौर। अब अफेलियन, पेरीहेलियन, है ना, ये पेरीहेलियन की स्थिति होती है, वो अफेलियन की स्थिति होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, रातें यहाँ पर छोटी हो जा रही हैं और तुलनात्मक क्रमशः दिन की अवधि में वृद्धि हो जा रही है। किसकी अवधि में वृद्धि हो रही है, दिन की अवधि में वृद्धि हो रही है। ये आपको याद रखना है कि दिन की अवधि में लगातार वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट अगर डिस्क्रिप्शन में देखें तो लगातार जो तापमान है उसका टेम्परेचर है वो वृद्धि होता है, क्योंकि सूर्य क्या हो रहा है, सीधी और खड़ी पड़ रही है, प्लस साथ में आप जो है पेरीहेलियन के होने की स्थिति के होने के कारण से क्या हो रहा है, सूर्य की दूरी जो है पृथ्वी से कम हो गई है और तुलनात्मक ऊर्जा के रूप में जो ऊष्मा और तापमान है वो अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। और वायुमंडल में तुलनात्मक क्या है, आर्द्रता में क्या है, जो ह्यूमिडिटी है यहाँ का वो लगातार ह्रासमान हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जितने सारे उपस्थित मॉइस्चराइजेशन होते हैं या आर्द्रता होता है ह्यूमिडिटी के रूप में, उसको जलवाष्प के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, वायुमंडल के अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उसे अवशोषण की क्रिया द्वारा संकुचित करके उसको बादल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट अगर हम दूसरा देखें दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो क्या कुछ होता है, तो कहता है दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाशमान हो जाता है, बिल्कुल सही। और वहां की और विशेषता क्या है कि मैक्सिमम भाग क्या होते हैं, सामुद्रिक भाग होता है। सामुद्रिक भाग की विशेषता हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार तापमान का ह्रासमान के अकॉर्डिंग जो है, तापमान की बात करें हम, टेम्परेचर की बात करें और यहाँ का ह्यूमिडिटी की बात करें, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है ना, जिसको एयर प्रेशर के रूप में जान सकते हैं। इसलिए सामुद्रिक स्थितियों में जो हम लोग अलग अलग ग्राफ के माध्यम से है ना, मिलीबार के माध्यम से देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यानी कि वायुमंडलीय दाब, यहाँ प्रेशर की बात हो रही है, वायुमंडलीय दाब, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि सामुद्रिक स्थिति में कुछ खासा इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन तुलनात्मक सूर्य और पृथ्वी दक्षिण भाग में नजदीक हो जाते हैं, जबकि उत्तरी भाग क्या हो जाता है, भाग इससे दूरी हो जाता है। तो उत्तरी भाग की स्थिति क्या हो जाती है, अवशोर, क्योंकि वहां दूरी हो जाती है, सूर्य के प्रकाश की अधिकतम दूरी हो जाती है पृथ्वी से, जबकि इसका दक्षिणी भाग का सिरा काफी नजदीक होता है ना, लेकिन ये स्थिति क्या होती है, सूर्य से अधिकतम दूरी की होती है। अब यहाँ रातें क्या होने लगती है, लंबी होने लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तुलनात्मक उससे दूरी होने लगती है और दक्षिण में नजदीक होती है, लेकिन दक्षिण में क्या होता है, लैंड कवर एरिया होता नहीं, तो सागर में जो है स्थिति होती है। यहाँ पर दिन की अवधि क्या होने लगती है, तुलनात्मक छोटी होने लगती है। नेक्स्ट कहता है कि तापमान ह्रासमान की स्थिति होता है, बिल्कुल सही, तापमान जो है ह्रासमान होता है ना, और आर्द्रता संतुलित में बनी रहती है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों से इसे आर्द्रता सामुद्रिक स्थिति से मिलती रहती है। तो कहता है यहाँ भी दो है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पर नमी लगातार बनी रहती है तुलनात्मक, जबकि स्थलवत क्षेत्र जो है वहां पर शुष्कता हवाओं में पाई जाती है, और यह है इसका खास विशेषता। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन गया होगा, है ना, कि ऋतुओं में अलग अलग रात्रि के समय विस्तार भिन्नता का कारण बहुत अलग अलग है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर जो आपके हैं ये नहीं होगा, है ना, ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना, ये भी पृथ्वी का चारों ओर द्विवितीय रीति से परिक्रमण, ये भी नहीं होगा, अक्षांश स्थिति नहीं होगा, जबकि क्या होगा, पृथ्वी के अक्ष पर परिक्रमण। ठीक है, अपने नत अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर लगातार वो परिक्रमण करती है, वह स्थिति। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाले छाया का सबसे काला भाग डैश होता है। ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, तो सिंपल से कहता है, कोई भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है ना, ये दोनों की स्थिति का क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाले जो छाया है ना, उसका सबसे काला भाग, उसका सबसे काला भाग होता है वो क्या है, कहता है प्रभाव मंडल या प्रछाया, है ना। नेक्स्ट कहता है कि उपछाया या ब्लैक होल। तो अगर ब्लैक होल करंट अफेयर्स में था कि ब्लैक होल की घटना क्या होती है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका संबंध कहीं भी सूर्य ग्रहण से नहीं होता, तो ये कट गया। उपछाया का भाग का भी संबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का इससे। अगर हम नेक्स्ट देख लें, ठीक है,
कि प्रभाव मंडल और प्राछाया, ये दोनों में से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सूर्य के जो आवरण के साइड वाले भाग हैं उनमें एक होता है प्रभाव मंडल और एक प्राछाया मंडल। तो ग्रहण के दौरान जो छाया बनता है, ग्रहण के दौरान एक भाग जो है ये काला के रूप में किसी भाग पे दिखने लगता है, तो ये भाग कहलाता है प्रछाया मंडल। प्रछाया का मतलब होता है दूसरे ग्रह, है ना, दूसरे प्लानेट या दूसरे ग्रह के कारण, है ना, सूर्य के प्रकाश का छिपा होना, सूर्य के प्रकाश का छिपा होना या नहीं पहुंच पाना, छिपा होना या ओब्लिक नहीं पहुंच पाना, नहीं पहुंच पाना। ठीक है, यह है कॉन्सेप्ट। जब भी दूसरे ग्रह के कारण किसी एक ग्रह पर सूर्य की उपस्थिति नहीं हो पाए, उसके प्रकाश नहीं पहुंच पाए, वह प्रछाया कहलाता है। जबकि प्रभाव मंडल जहां सूर्य का ऊर्जा सामान्य रूप से पहुंचता है और सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है, सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ कहता है छाया के काला भाग, तो काला भाग जहाँ छाया होगा तो प्रछाया, ये होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये चमकता हुआ क्षेत्र होता है, ये चमकता हुआ। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। उप छाया मतलब इस छाया के कारण से भी जो छाया बनेगा, इस कारण से जो भी छाया बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, उप छाया कहेंगे, ये वाला ऑप्शन होगा। ब्लैक होल की घटना अलग होती है, इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये भी प्रश्न आपके बन जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले उन सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होगा। सभी स्टूडेंट से पुनः आग्रह है मेरा कि संस्थान के द्वारा बनाए गए वीडियोस या पढ़ाए गए क्लासेस को आप देखें, साथ ही साथ एनसीईआरटी का बड़ा शांति से क्रमवार लाइन बाय लाइन अध्ययन करें, उसको समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो टीचर से संपर्क करें, आप कोचिंग संस्थान से संपर्क करें और उन शब्दों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन टोटली फैक्ट पर भी हो सकते हैं या टोटली उन कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकते हैं जिससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। वहाँ पर आप चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये सभी अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इनोवेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके सोचने पर आपको मजबूर करते हैं। ऐसे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 11th और 12th के जो आप शिक्षक बनने वाले हैं या फिर पिछले कक्षाओं के जो आप शिक्षक बनने वाले हैं, वहाँ पर आपको वैसे इनोवेटर जो है एजुकेशन को बढ़ावा देना है, इनोवेटर साइंस को बढ़ावा देना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे ऊर्जावान और अधिक जागरूक रहकर आने वाले भविष्य की भी कल्पना एक तार्किक रूप में कर सके। इसलिए आपको याद भी रखना है कि कौन सी पढ़ाई के लिए कौन से तैयारी करना है। एक महत्वपूर्ण बात इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था पिछले क्लास से, कि पढ़ाई और परीक्षा के दो महत्वपूर्ण उपागम होते हैं। आप लोग बीएड के दौरान इस चीज़ को पढ़े होंगे, जहाँ पर कही जाती है कि पढ़ाई किसको जानी है ना, और पढ़ाया क्या जाना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, जो पढ़ाया जाना है ना, और किन चीज़ों पे पढ़ाया जाना है, ये दोनों क्लियर है तो सारे प्रश्न उसी से बन जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब पढ़ाया जाना है 12th से नीचे लेवल को विद्यार्थियों को, 10th 11th 12th इस स्टैंडर्ड को पढ़ाया जाना है, तो उनके सार आधार क्या हैं, उनके मेंटल एबिलिटी या उनके अप्रोच क्या है, उनका मेंटल अप्रोच क्या है, इसको ध्यान में रखकर आपके सभी प्रश्न बनाए जाएंगे। और इस तथ्य को जानने के लिए आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो सब प्रश्न बन पाएंगे। तो चलिए ये बात पर हम चर्चा करते हैं। इससे पूर्व हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये क्वेश्चन टोटली आपको जो है एक्चुअली कॉन्सेप्ट और पूर्णता आधारित है ना, और ऐसे प्रश्न आपको इजी वे में नहीं बनेंगे। अगर आपके एक भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण से क्वेश्चन की प्रकृति लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जहां कहता है कि पृथ्वी की तुलना में, है ना, बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी ग्रह पर अधिक बार ग्रहण दिखता है, अधिक बार दिखता है, ठीक है, अधिक दिखता है। क्या सही है? अगर देखें हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको क्लियर होगा, तो ऐसा नहीं है ना। बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी पर अधिक बार ग्रहण दिखाई दे, ये क्लियर नहीं है। दूसरा कहता है कि मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है। बिल्कुल सही। अगर मंगल ग्रह के इनोवेटर के दौरान, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, ये करंट का अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा एक ना एक पूछता है। जब मंगल अभियान हुआ था उस समय ये बातें सामने आई थी कि मंगल ग्रह पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है, ये तथ्य सामने आए थे। और तुरंत आने वाले पीजीटी के जो
और आपके एग्जाम हुए थे, यूपी में एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया था कि ये क्या स्थिति होती है। तो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। अब ऑप्शन में चूज करेंगे कि उपयुक्त में से सही कथन या उत्तर का चुनाव करें, तो कहता है केवल एक सही, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एक सही नहीं है। दूसरा केवल दो सही, तो आपको पता है दूसरा सही ऑप्शन एक और दो बिल्कुल गलत है, कोई नहीं गलत है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन दो। ठीक है, ये टोटली करंट अफेयर्स पर आधारित है। मैंने कहा ना करंट को आपको पढ़ने होंगे कुछ चीजें जो लगातार आए दिन परीक्षा में रहते हैं। और ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से वैसे प्रश्न जो ज्योग्राफी से सीधा संबंध रखते हैं, कोई प्लानेट, कोई ग्रह, कोई नेक्स्ट अगर हम ज्योमोर्फोलॉजी चले जाएं या फिर फिजिकल ज्योग्राफी चले जाएं, तो उससे रिलेटेड कोई मिनरल या कोई वैसे कंपोनेंट्स या वैसे कोई थ्योरी में अगर कोई चेंजेस हुआ है जिसके वजह से कोई नए आंकड़े, कोई नए तथ्य, नए कोई सिद्धांत अगर आपके सामने आए हैं, तो विद्यार्थियों को पढ़ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना ही नहीं बल्कि सभी प्रश्न उसी से ही बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स वाले। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका जो है ये प्रश्न की दूसरी खड़ी समाप्त होती है। हम अगले अंक में एक नए क्वेश्चन और टॉपिक के साथ आएंगे। आपका टॉपिक इकोसिस्टम जैसे चल रहा है, तो नेक्स्ट में हम थियरीज पर चर्चा करेंगे और हम अगले अंक में इसके साथ आएंगे एक नए सिरे में ओशनोग्राफी के साथ एक अलग क्वेश्चन के श्रृंखला में आएंगे। वहां पर आप सागरों से संबंधित दुनिया यानी ओशियन लाइफ के सारे प्रश्न आप वहां पर कवर कर पाएंगे। तो चलिए, अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप इस पर पिन कर सकते हैं। आप इसको संस्थान में आके ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और आपको आंसर दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम अगले कड़ी में मिलेंगे ओशनोग्राफी के एक अलग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए संस्थान की ओर से पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को पुनः धन्यवाद। और तैयारी के लिए जैसे कही गई है, आप सिस्टम वेब से तरीके से तैयारी करें। शुक्रिया।